अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और हेपेटोलॉजी में आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस बेटे आपको ज़रूर आना चाहिए, स्पेशली लिवर सिरोसिस और फिर लिवर सिरोसिस की वजह से डेवलप होने वाली कॉम्प्लिकेशंस एंड देन उन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट, क्योंकि इटसेल्फ लिवर सिरोसिस को तो ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, जिसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। बट जब तक लिवर अरेंज होता है, ट्रांसप्लांट होनी है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी डेथ कॉज कर सकती हैं। सो हमारा मेडिकली जो सारा मेडिसिन का जो सारा फोकस होता है वो यही होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस को किसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटे लिवर सिरोसिस होता क्या है? आपने एक बात ये याद रखनी है। चलिए पहले हम लिवर सिरोसिस की डेफिनेशन करते हैं, देन फिर हम लिवर की ज़रा अच्छी बातों के ऊपर आते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस का मतलब एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, यानी लिवर के अंदर कोई भी डिजीज़ चल रहा था और अब वो एंड स्टेज पर पहुंच गया है। ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है कि जहां लिवर रीजनरेट करके फाइब्रोसिस करके तब थक गया है कि अब वहां पे इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो गई है। वो फाइब्रोसिस अब रिवर्स नहीं हो सकती, और ज़ाहिर है जब फाइब्रोसिस रिवर्स नहीं हो सकती तो वो लिवर तो किसी काम का नहीं रहा, हमें उस लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो लिवर सिरोसिस इज बेसिकली एंड स्टेज लिवर फेलियर या एंड स्टेज लिवर डिजीज़, जिसमें इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस होती है। और लिवर की चूँकि रीजनरेटिंग पावर बहुत ही अच्छी है तो कहीं ना कहीं रीजनरेटिंग नोड्यूल्स आपको मिलती हैं, लेकिन उन रीजनरेटिंग नोड्यूल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सो लिवर सिरोसिस इज एन एंड स्टेज लिवर डिजीज विच इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सम रीजनरेटिंग नोड्यूल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मसला क्या है। मसला ये होता है कि कोई भी इंजरी है, अब ये इंजरी की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जिनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन वर्ल्ड वाइड चलो हेपेटाइटिस है ना, तो हम हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो बेटे हेपेटाइटिस है और जो लिवर का पेरेन्काइमा है उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि इंजरी हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन हमारा जो लिवर है उसके अंदर बहुत अच्छी रीजनरेटिंग पावर है, तो रीजनरेशन हो जाती है। कुछ हद तक फाइब्रोसिस होती है लेकिन वो रिवर्स हो जाती है और लिवर अपना काम करता रहता है। लिवर जो है वो अलॉन्ग विद दैट इंजरी कंपनसेट करता रहता है। अब अगर तो उस इंजरी की रीज़न पता चल जाती है और उसको ट्रीट कर लिया जाता है तो बात ठीक है, लेकिन एक इंसान को 10 साल से हेपेटाइटिस है, उसको नहीं पता चला, उसने नहीं ट्रीट किया, तो वो इंजरी कंटिन्यूसली लिवर का पेरेन्काइमा डैमेज करती है, इन्फ्लेमेशन होती है, रीजनरेशन इन्फ्लेमेशन रीजनरेशन, और लिवर में कंटिन्यूसली फाइब्रोसिस हो रही है, स्कारिंग हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये इस हद तक फाइब्रोज्ड हो जाता है कि फिर ये कंपनसेट नहीं कर पाता। ठीक है, सो लिवर के अंदर बहुत एक्सटेंसिव इंजरी के बाद जो बहुत एक्सेसिव फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर जो है फिर वो बेचारा कंपनसेट नहीं कर सकता, तो हम उसको कहते हैं डीकम्पनसेटेड स्टेज। और डीकम्पनसेटेड स्टेज में सडन पेशेंट हमारे पास लैंड करता है। अभी पिछले दिनों में मैंने 3-4 केसेस फैमिली में भी देखे कि उन लोगों को 10 साल से 15 साल से हेपेटाइटिस सी था, नहीं पता चला, एंड पे खून की उल्टी आई, हॉस्पिटल गए, पोर्टल हाइपरटेंशन है, सिरोसिस डेवलप हो चुकी है, या एसाइटीज़, पेट में पानी पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचे, वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता अनलेस कि आप उसका लिवर ट्रांसप्लांट ना करें और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो विदाउट कन्फ्यूजिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि लिवर अगर कंटिन्यूसली डैमेज हो रहा है तो एक ऐसी स्टेज आती है कि उसमें जो फाइब्रोसिस है वो इरिवर्सिबल हो जाती है और फिर उस स्टेज को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटेड एंड डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़, ये मैं आपको बताती हूँ, बल्कि चलें अभी बता देती हूँ। कंपनसेटेड लिवर डिजीज़ ये है बेटे कि बेशक इंजरी है लेकिन लिवर बेचारा कहीं ना कहीं अपना फंक्शन कर रहा होता है और उसके फंक्शन की वजह से हमारी बॉडी जो है, बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो मेंटेन हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है लिवर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, लिवर एल्ब्यूमिन बनाता है, प्रोटीन बनाता है ना, और उस प्रोटीन की वजह से फ्लूइड जो है वो वेसल्स के अंदर रहता है, एसाइटीज़ और एडिमा नहीं होता, कार्डिक आउटपुट मेंटेन है, हम काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि लिवर जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बनाता है, हमारे कोएगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10। सो उनकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लॉटिंग प्रोफाइल मेंटेन है, पीटी मेंटेन रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है, वो नहीं काम कर पाता, तो
फिर ये सारे फंक्शन लॉस हो जाते हैं और हम देखेंगे कि क्या क्या मसले स्टार्ट होते हैं। बहुत ब्रॉडली मैं यहाँ पे बताऊँ तो नंबर 1 एडीमा डेवलप होता है, एसाइटीज़ होती है, उसके बाद इनकेफ्लोपैथी होती है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल हाइपरटेंशन है जिससे खून की उल्टी आना। तो ये वाले फीचर इंडिकेट करते हैं कि जी लिवर डिजीज़ एंड स्टेज पर पहुँच गया है और अब वो डीकम्पनसेटेड स्टेज में भी पहुँच गया है। ये मैं सारी चीज़ें अभी दोबारा बताऊँगी, वैसे ब्रॉडली आपको बता रही थी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेशन एंड नॉन कंपनसेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि सिरोसिस के क्या कॉजेज़ है, मतलब ऐसा क्या कॉज था जिसने लिवर को कंटिन्यूसली डैमेज किया और इस नहज पे पहुंचा दिया कि उसमें एक्सटेंसिव इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो चुकी है। तो बेटे आपने याद रखना है पूरी दुनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस का दैट इज़ वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। और उसमें भी बी और सी क्योंकि वही क्रॉनिक फेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, जो ए डी ई है वो तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड अगर आपसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए वर्ल्ड वाइड तो वो वायरल हेपेटाइटिस है। लेकिन अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है या अल्कोहल जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा पी रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, या फिर नंबर 2 जो है वो हम देखें तो प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस जो कि ज़रा मेल्स में ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। नंबर 3 बेटे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जिसमें एंटीबॉडीज़ बनी हुई है और कंटिन्यूसली वो हेपेटाइटिस यानी लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन और इंजरी कॉज करी हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि कुछ कंजेनाइटल डिजीज़ लिवर के जिनको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 हीमोक्रोमेटोसिस कि जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हुआ होता है, बहुत ज़्यादा आयरन लोड होता है, ठीक है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि हमारे पास होता है विल्सन्स डिजीज़, और विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है, कॉपर ओवरलोड होता है। इसमें क्या होता है, आयरन ओवरलोड, और इसमें क्या होता है, कॉपर ओवरलोड। सो कॉपर ज़्यादा है उसकी वजह से लिवर के अंदर इंजरी हुई भी होती है, ठीक है। नंबर 3 हम बात करेंगे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की। ये तीनों कंजेनाइटल लिवर डिजीजेज में आते हैं और ये भी लिवर को डैमेज करते हैं कंटिन्यूसली और सिरोसिस तक ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट तो फिर होता है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। इसमें फैटी लिवर डिजीज़ होता है लेकिन उसकी रीज़न अल्कोहल नहीं है और इसको क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी कहते हैं। सो ये भी सिरोसिस कर सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिरोसिस, इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस, और व्हाट आर इट्स कॉजेस। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज हेपेटाइटिस एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन कॉज इन द वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपने याद रखना अल्कोहल है। उसके अलावा आपने बताना है ये कंजेनाइटल और ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ भी एसोसिएटेड है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात करेंगे बेटे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। कैसे पता चल सकता है कि एक पेशेंट जो आया मेरे पास उसको लिवर सिरोसिस है, ठीक है, क्या कंप्लेंट्स होती हैं। इनिशियली आपने याद रखना है कि मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो आते ही तब हैं जब पेट में पानी पड़ गया, जब खून की उल्टी आ गई और वो एंड स्टेज होती है और वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। इनिशियली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, ठीक है। फिर सडन ऑन क्या होता है कि पेशेंट को नोरेक्सिया स्टार्ट हो जाता है और वेट लॉस की हिस्ट्री होती है कि जी डॉक्टर साहब मैं तो पिछले दिनों बड़ा कमज़ोर हुआ हूँ, ठीक है। उसके साथ बेटे आपने याद रखना है कि अब जो ट्राइड हम लिखने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स के अंदर। नंबर 1 उसको जॉन्डिस होता है, ठीक है। अब आप जॉन्डिस पढ़ चुके हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि जॉन्डिस क्यों होता है। जॉन्डिस इस वजह से होता है बेटे कि लिवर के अंदर बिलिरुबिन ने आके बेसिकली कॉन्जुगेट होके अनकॉन्जुगेटेड ने कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होना ना, लिवर बेचारा काम ही नहीं कर रहा तो इसकी कॉन्जुगेशन कैसी होगी और इसकी फर्दर आगे प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट इनटू द बाइल नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो फिर बिलिरुबिन के लेवल जो हैं वो रेज्ड होंगे जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, जॉन्डिस। तो हमेशा अगर जॉन्डिस है तो हम समझ जाते हैं कि या तो लिवर का मसला है या बिलियरी सिस्टम का मसला है, या तो वो कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा या वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो नंबर 1 उसको क्या होगा, जॉन्डिस होगा। नंबर 2 उसको होती है कोएगुलोपैथी। मैंने बता दिया कोएगुलोपैथी क्यों होती है, क्यों कि लिवर के अंदर जो 7, 9 और 10 जो आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, फैक्टर 2 है, 7 है, 9 है, 10 है, वो लिवर के अंदर ही तो बेसिकली एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। लिवर तो काम ही नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा कि ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो हम कहेंगे, पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर साहब ये मेरे जिस्म पे निशान भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरा दान से खून निकला है, रुक ही नहीं रहा था, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये डिरेंज्ड ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल की हिस्ट्री भी होती है। नंबर 3 बेटे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो ज़रा सिवियरिटी को इंडिकेट करती है और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, दैट इज़ एनकेफ्लोपैथी। व्हाट डू यू मीन बाय एनकेफ्लोपैथी, नॉर्मली आपके लिवर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, आइदर वो गट बैक्टीरिया से बन रहे हैं, जहाँ से भी बन रहे हैं। लेकिन अब लिवर डैमेज हो गया है तो ये नाइट्रोजन के लेवल रेज्ड होंगे, नाइट्रोजन के लेवल रेज्ड होंगे तो ये जाएंगे आपके ब्रेन के अंदर। जब ये ब्रेन के अंदर जाते हैं ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और ये क्या करते हैं, एनकेफ्लोपैथी। नाउ दिस इज अ स्टेज वेयर योर लिवर इज डीकम्पनसेटेड ना, वो बेचारा
नहीं कंपनसेट कर सकता। अब जब वो कंपनसेट नहीं कर सकता तो आप बताएं बॉडी के ऊपर कितना मसला बन रहा है। बिलिरुबिन नहीं मेटाबोलाइज हो रहा, बिलिरुबिन ज़्यादा, जॉन्डिस हो गया। पेशेंट की कोएगुलेशन फैक्टर नहीं एक्टिवेट हो पा रहे, कोएगुलोपैथी हो गई। न्यूरोटॉक्सिन जो है, नाइट्रोजन जो है वो नहीं मेटाबोलाइज हो रहा, वो प्लाज्मा में रेज्ड है, वो ब्रेन में जा रहा है, वो इनकेफ्लोपैथी कॉज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है तो जो पोर्टल वेन है और जो सारी ब्लड सप्लाई की मेंटेनेंस है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स डेवलप हो जाते हैं और ब्लड जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ, क्योंकि ये कैपिलरी बेड्स शेयर करते हैं, कि मैं आगे चल के समझाती हूँ, और ब्लड सारा जो है वो बैक फ्लो करेगा। जैसे नंबर 1 पोर्टल हाइपरटेंशन होगी और पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद फिर ईसोफेजियल वेरिसेस होंगी। ईसोफेजियल सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ब्लड जाएगा और फिर वो रप्चर करेंगी और ब्लीड करेंगी तो हेमरेज होगा। ठीक है, ज़रा ये यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर बात करते हैं बेटे। तो आपको ना ये हर कॉम्प्लिकेशन को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ये अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो नंबर 1 मैंने कहा कि पेशेंट को जॉन्डिस होगा, ये उसके सिम्टम्स है। ठीक है, सो जॉन्डिस उसको क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 हमने कहा कि उसके अंदर कोएगुलोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों कोएगुलोपैथी स्टार्ट होगी अभी मैंने बताया। और नंबर 3 इनकेफ्लोपैथी स्टार्ट हो जाएगी और यही उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी हम लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। इनकेफ्लोपैथी के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि ज़ाहिर है लिवर के अंदर जो बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुई हुई है तो ब्लड फ्लो कहाँ मेंटेन होगा, सो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। ये सारा ब्लड कैपिलरी ब्लड्स के थ्रू ईसोफेजियल सुपरफिशियल वेन्स में जाएगा, वो बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है क्योंकि बॉडी का बहुत 70% तक ब्लड यहाँ आ रहा होता है, तो वो रप्चर करेंगी। जब वो ईसोफेजियल वेन रप्चर करेंगी तो पेशेंट को खून की उल्टी होगी। ठीक है, सो नंबर 1 क्या डेवलप होगा, ईसोफेजियल वेरिसेस। एंड फिर ईसोफेजियल वेरिसेस की वजह से क्या कंप्लेन हो सकती है, हेमाटोमेसिस यानी खून की उल्टी, और ये बड़ी ज़्यादा उल्टी होती है और ये बड़ा सीवियर इमरजेंसी होती है। यहाँ ट्रीट ना किया तो हम पेशेंट को खुदा न खास्ता खो भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद भी बहुत सारे मसले स्टार्ट होते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मसला तो हम बताना भूल ही गए कि अगर आपका एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताओ क्या होगा। बेटे ये आपकी ब्लड वेसल है ना, इस ब्लड वेसल में ब्लड की कोशिश होती है या फ्लूइड की कोशिश होती है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि पानी यहाँ से गुजर रहा है, वो प्रेशर लगाता है कि मैं बाहर निकलूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं वो प्रोटीन्स ऑन कॉर्टिक प्रेशर लगा के इस फ्लूइड को अंदर की तरफ मेंटेन रखते हैं, इसको बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, लेकिन इस पेशेंट में जब एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि लिवर का मेन काम ही एल्ब्यूमिन बनाना है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑन कॉर्टिक प्रेशर गिरेगा। ठीक है, ऑन कॉर्टिक प्रेशर जैसे ही गिरेगा, ये प्रेशर गिरेगा, प्रोटीन्स बहुत कम हो जाएंगे तो ये सारा फ्लूइड जो है वो बाहर जाएगा। जब ये फ्लूइड बाहर जाएगा तो इससे क्या होगा, नंबर 1 एसाइटीज़ और नंबर 2 बाकी बॉडी के अंदर भी एडीमा शुरू हो जाएगा। सो थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस, और उससे भी पेशेंट जो है कार्डियक फेलियर में जा सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट की होती हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो बता रहा होगा या कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हम लोगों ने भी तो देखने एज अ डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा ये लिवर डिजीज़ है, तो हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने अपॉन एग्जामिनेशन लिवर को एक्सेस करना है। आपको पता है हम ऐसे परकस करके जाते हैं, ऊपर से परकस करके आते हैं और नीचे से ऐसे डीप पैल्पेशन करके लिवर का लोअर बॉर्डर एंड देन अपर बॉर्डर पैल्पेट करके उसको मेजर करते हैं। उसका नॉर्मल स्पेन 10 to 14 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो हेपेटोमेगैली, उससे बहुत कम है तो फिर हम कहेंगे लिवर आपका श्रिंक हुआ है। अब आपसे ना वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है हेपेटोमेगैली के कॉजेज बताएं, कुछ बच्चे लिवर सिरोसिस कह देते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपने याद रखना है कि सिरोसिस के अंदर ना एक बड़ा यूनिक सा पैटर्न है। वो ये पैटर्न है कि इनिशियली जब बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होती है ना तो लिवर जो है वो इनलार्ज होता है, हेपेटोमेगैली है, लेकिन आफ्टर शॉर्ट इंटरवल इसकी श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है, ये श्रंक करता है और लिवर स्मॉल हो जाता है। ठीक है, सो लिवर में क्या साइन है कि पहले वो इनलार्ज होता है सिरोसिस में और फिर वो स्मॉल हो जाता है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। ठीक है, ओके उसके बाद वो कहता है कि नंबर 1 जब आपका लिवर के अंदर ज़ाहिर एक डिजीज़ है तो इनिशियली क्या होगा, वो कंपनसेटेड स्टेज में होगा, कंपनसेट कर रहा होगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है डीकम्पनसेशन जब शुरू होगी, लिवर अपना काम नहीं कर सकेगा, तो यही सारे फीचर्स आएंगे। कंपनसेट जब तक लिवर कर रहा होता है तब तक क्या होता है, कंपनसेशन में आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ज़ेनथैलेस्मा होता है। ज़ेनथैलेस्मा का मतलब होता है ऐसे ना आँखों के ऊपर इधर करके ना ऐसे, वो ऐसे लगता है येलोइश कलर का छिलका सा है, कुछ लोग सब खरीदने की भी कोशिश करते हैं। बेसिकली लिपिड या फैट की डिपोजिशन हो रही होती है सुपरफिशियल स्किन में, स्पेशली आंखों के इर्द गिर्द। ठीक है, अब गूगल पे लिखें ज़रा, आपके पास आ जाएगा ज़ेनथैलेस्मा किसको कहते हैं। नंबर 2 आपने याद रखना है कि ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट होती है कंपनसेशन में, और स्पेशली जो पैरोटिड ग्लैंड है ना वो इनलार्ज हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात आपने याद रखनी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और स्पेशली एस्ट्रोजन जो है उसके लेवल ज़्यादा होते हैं।
और जब एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से वो कहता है एक तो स्पाइडर एंजियोमेटा जो है वो फीचर नज़र आता है हमें, और दूसरा पामर एरिथमा नज़र आता है। ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसे रेड हुई हुई होती हैं, फ्लशिंग रेड सा होता है, ठीक है। सो नंबर 2 आपको क्या नज़र आता है, पामर एरिथमा जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लशिंग, खून का जो फ्लो होता है समझ लो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्रोटेड ग्लैंड है या आपके जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं, इनलार्ज हुए होते हैं। साथ में अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी शुरू हो सकती है, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो गाइनोकोमेस्टिया यानी उनकी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो फीमेल लाइक हो सकती है। अब यहाँ पे लिवर अपने काम कंपनसेट कर रहा है, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। साथ में आपने याद रखना है कि उसके हैंड्स के अंदर जो है वो क्लबिंग हमें मिलती है, ठीक है, नाखनों के ऊपर। और क्लबिंग के अलावा हम देखेंगे तो पर्परा जो है वो मिल सकता है, और कुछ पिगमेंटेड अल्सर्स जो हैं वो भी बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, पिगमेंटेड अल्सर्स बने हुए होते हैं। लेकिन अगर लिवर कंपनसेट ना कर पाया, वो डीकम्पनसेशन में चला गया, तो डीकम्पनसेशन में बेटे यही सारे फीचर्स दोबारा हैं कि इनकेफेलोपैथी, नाइट्रोजन नहीं मेटाबोलाइज हो रहा। एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्टेरेक्सस, और उसको हम फ्लैपिंग ट्रेमर भी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट का हाथ ऐसे करके ना ऐसे करते हैं तो ये खुद ब खुद ऐसे, मैं सीधी तो नहीं खड़ी, आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, उसको कहते हैं हाथ ऐसे करो ना, यूं खुद ही करता है, ठीक है। इसको कहते हैं एस्टेरेक्सस ट्रेमर। अब नहीं तो हम इसको एलिसिट भी करते हैं, हम यूं पीछे करके ना ऐसे करके छोड़ देते हैं तो फिर वो यूं करता है। दिस इज नोन एज एस्टेरेक्सस ट्रेमर, या आप सॉस्की में कराए भी जाते हैं। सो एस्टेरेक्सस ट्रेमर इंडिकेट करता है लिवर सिरोसिस को, दैट इज नोन एज फ्लैपिंग ट्रेमर, ऐसे फ्लैप करता है हार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि नंबर 3 डीकम्पनसेशन में हमने कहा कि एसाइटीज़ होती है, कैपिट पिड्यूसाई कहते हैं, पेट के इर्द गिर्द ना ऐसे करके क्रॉन जो होता है ना, किंग का पता नहीं क्रॉन, उस तरह से ऐसे करके ना वेन्स डायलेटेड नज़र आती हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो पेशेंट को एडीमा होता है, एक टर्म आपकी बुक में लिखी हुई है, उसको बेटे कहते हैं फीटर हेपेटिकस। नाउ व्हाट इज़ फीटर हेपेटिकस? फीटर हेपेटिकस आपने याद रखना है कि उसकी स्मेल में ना उसकी ब्रेथ में, उसके मुंह से अजीब सी एक स्मेल आती है जो स्वीटी हो सकती है इनिशियली, फिर मस्की सी होती है, और इवन फीकल भी हो सकती है, यानी फीकल मटेरियल की जो स्मेल होती है उस तरह की स्मेल होती है। और आपसे अगर कोई रीज़न पूछी जाए तो इस वजह से कि सल्फ़र रिटेंशन शुरू हो जाती है बॉडी में, प्लाज्मा में उसके लेवल रेज्ड होते हैं, और ब्रेथ में भी फिर वो सल्फ़र कंटेनिंग सब्सटेंस की स्मेल होती है जो स्वीटी, मस्टी या फीकल इन नेचर लगती है, ठीक है। एंड देन पोर्टल हाइपरटेंशन एंड स्प्लीनोमेगैली एंड ईसोफेजियल वायरसेस। अब आपसे रीज़न भी पूछी जाती है हेपेटो एंड स्प्लीनोमेगैली की, तो आपने कह देना सिरोसिस, लेकिन आपने बताना है कि सिरोसिस में इनिशियली हेपेटोमेगैली होती है, लेकिन बाद में फिर आपका लिवर श्रंक कर जाता है। सो ये सारे हो गए बेटे इसके साइन एंड सिम्टम्स। आई नो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा वो कर दिया है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेडिसिन में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि हम इस डिजीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इमेजिंग है और क्या ट्रीटमेंट प्लान है। ऑल्दो ट्रीटमेंट प्लान है कुछ नहीं है हमारे पास।